वेलकम बैक टू योर वेरी ओन चैनल तान्या सिंह एंड आज हम लोग करने वाले हैं कंटिन्यू द यूनिपोलर वर्ल्ड क्लास 12th पॉलिटिकल साइंस। ठीक है, और ये एंड ऑफ बाइपोलैरिटी का पार्ट 3rd भी मान सकते हैं क्योंकि अकॉर्डिंग टू द न्यू पैटर्न जो एंड ऑफ बाइपोलैरिटी है उसी के अंदर जो है यूनिपोलर वर्ल्ड टॉपिक आ गया है, यानी कि यूनिपोलर वर्ल्ड जो चैप्टर है वो मिल गया है। ये एक 1 शॉट वीडियो रहने वाली है, थोड़ी सी लंबी, क्योंकि इसके अंदर हम लोग पूरा जो है चैप्टर कवर करने वाले हैं। तो लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। सो सबसे पहले करते हैं इमर्जेंस ऑफ यूनिपोलर वर्ल्ड, यानी कि यूनिपोलर वर्ल्ड का मतलब क्या होता है, प्लस ये यूनिपोलर वर्ल्ड आया कैसे। तो हम सबको पता है कि कोल्ड वॉर चला था 1945 से 1991 तक। ठीक है, इसमें जो है 2 कंट्रीज, मेनली पूरा वर्ल्ड 2 कंट्रीज या 2 टीम में बटा हुआ था। एक का हेड था यूएस एंड दूसरे का हेड था सोवियत यूनियन। ये 2 कैंप्स को रिप्रेजेंट करते थे। ड्यू यहाँ पर क्या था, 2 सुपर पावर्स थी, 2 सेंटर ऑफ पावर थी, इसीलिए हम इसको बाइपोलर वर्ल्ड बोलते थे। ठीक है, बाइपोलर। उसके बाद देखिए, जैसे ही सोवियत यूनियन कोलैप्स हुआ, अब कौन सी पावर रहेगी, एक ही सिंगल पावर रह गई यूएसए की। अब एक ही सेंटर ऑफ पावर रहा, पूरा इंटरनेशनल सिस्टम जो है वो इन्हीं से डोमिनेटेड था। इन्हें सुपर पावर, हाइपर पावर बुलाने लगे और सिस्टम जो है वो बाइपोलर से किस में चेंज हो गया, यूनिपोलर में चेंज हो गया। ठीक है, सो यूनी मीन्स 1। ठीक है, सो वो यूनिपोलर वर्ल्ड में चेंज हो गया। तो यहाँ से एक्चुअली में हम लोग जो है, अब बाइपोलैरिटी तो हमने अच्छे से कर लिया है, अब बाइपोलर वर्ल्ड के बाद जो यूनिपोलर वर्ल्ड आया उसके बारे में पढ़ते हैं। दिस इज इन सिंक विद द फर्स्ट एंड द सेकेंड पार्ट। चलिए, तो यहाँ पर स्पेशली जब हम पोल वर्ड यूज कर रहे हैं एक वर्ड के लिए, यूनिपोलर वर्ल्ड के लिए, तो ये कहीं ना कहीं मिस एप्लीकेशन लगती है, यानी कि गलत जगह जो है यूज किया जाता है, क्योंकि पोल वर्ड को फिजिक्स में यूज करते थे। तो इसलिए इंस्टेड ऑफ पोल इंटरनेशनल सिस्टम में हम एक वर्ड यूज करते हैं विच इज हेजेमनी। हेजेमनी का आप हिंदी में मतलब देखेंगे तो प्रधान, अगर इंग्लिश में देखेंगे तो वन who is at the helm or at the leadership, जो एकदम लीडर है, that is called the hegemony or hegemon। ठीक है, चलो, जो अपनी मन चाही कर सकता है because he is at the head of the place। ठीक है, तो ये यूनिपोलर वर्ल्ड को हम लोग हेजेमनी के फॉर्म में करेंगे। अब what do we mean by hegemony? ठीक है, हेजेमनी जो है, जिसके रूट्स है वो क्लासिकल ग्रीक से आए हैं। ठीक है, दिस क्वेश्चन कैन कम, सो मार्क इट एज अ स्टार क्वेश्चन एंड डू इट वेरी नाइसली। तो ये जो रूट्स है वो क्लासिकल ग्रीक से आए हैं। इसका मतलब क्या होता है, लीडरशिप और फ्री डोमिनेंस ऑफ वन स्टेट। ठीक है, और इसलिए यहाँ पर एशियन क्लासिकल ग्रीक में एथेंस जो था, ये एक ऐसा कंट्री था जो बाकी सारी सिटी स्टेट्स जितनी भी एशियन ग्रीस में थी उसमें से डोमिनेंट वन था और लीडरशिप रोल प्ले करता था, सभी एथेंस की सुनते थे। इसीलिए उस टाइप के सिस्टम के लिए ये वर्ड यूज हुआ था हेजेमनी, कि वहाँ पर हेजेमनी चलती है एथेंस की। उसी तरीके से अगर हम देखें तो पहला जो है मीनिंग हेजेमनी का, वो रिलेशंस, पैटर्न्स, बैलेंसेस ऑफ मिलिट्री कैपेबिलिटीज बिटवीन द स्टेट, यहाँ से शुरू होता है। लेकिन जो हेजेमनी है, स्पेशली जो हम यूएस की हेजेमनी पढ़ने वाले हैं हमारे कॉन्टेक्स्ट में, तो यूएस हेजेमन है। ठीक है, तो वो हम 3 टाइप्स की कह सकते हैं कि एक हार्ड पावर होती है, एक स्ट्रक्चरल पावर होती है और एक सॉफ्ट पावर होती है। यूएस की ये तीनों पावर्स चली, यानी कि वो जो है उसने अपनी हेजेमनी किस प्रकार दिखाई, 3 टाइप्स ऑफ पावर के फॉर्म में दिखाई। एक एक करके हमें एक एक चीज को पढ़ेंगे और पता लगाएंगे कि यूएस, हम एक जो यूनिपोलर वर्ल्ड में हम एकदम से पहुंच गए, तो उसके पीछे रीजन क्या था, क्या क्या ऐसी यूएस की पावर थी। मैंने बताया ही, पावर को डिवाइड कर सकते हैं। हार्ड पावर क्या होता है, हार्ड पावर होता है जिसके मैंने बोला कोल्ड वॉर, हॉट वॉर क्या होता है। सो हार्ड पावर एक्चुअली में होता है मिलिट्रिकल टर्म्स में, कि कौन किसके पास कितनी ज्यादा मिलिट्री है, किसके पास कितने ज्यादा हथियार है, कितना जो है कोई डिस्ट्रक्शन कॉज कर सकता है। ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड द हार्ड पावर। तो मिलिट्री डोमिनेशन को बेसिकली हम लोग हार्ड पावर कहते हैं। किसी भी कंट्री की अगर हार्ड पावर की बात की जाएगी तो उसकी मिलिट्री की बात कर रहे हैं। और आप जानते हैं कि अमेरिका की जो, यूएसए की जो मिलिट्री डोमिनेंस है वो 2 फॉर्म की है, एब्सोल्यूट भी है और रिलेटिव भी है। मार्क इट एज अ स्टार पॉइंट, इसको समझेंगे लाइफ टाइम अच्छे से कान खोलकर कि एब्सोल्यूट टर्म्स में क्या होता है और रिलेटिव टर्म्स में क्या होता है। एब्सोल्यूट क्या होता है, लिमिटलेस, जिसकी कोई लिमिट नहीं होती, जिसको कोई रोक टोक करने वाला नहीं होता। ठीक है, अनलिमिटेड जो चलता चला जाता है वो एब्सोल्यूट होता है। और जब हम रिलेटिव की बात करें, हम कंपैरिजन कर रहे हैं। ठीक है,
जब हम रिलेटिव टर्म्स में बात करते हैं किसी भी चीज की तो हम कंपेयरिंग टू अदर्स वो चीज करते हैं। पर देखते हैं एब्सोल्यूट टर्म में आज यूएस की मिलिट्री इतनी ज्यादा डेवलप है कि वो किसी भी प्लैनेट के किसी भी पॉइंट तक बहुत ही एक्यूरेटली, लीथली, डेंजरसली एंड रियल टाइम में पहुंच सकती है, असली में पहुंच सकती है। इतनी ज्यादा जो है वो पावरफुल है कि वो अपने सारे दुश्मनों को तो एकदम से ही गिरा डालेगी। ठीक है, दूसरा अगर हम रिलेटिव टर्म्स में देखें तो बाकी सारी कंट्री से सबसे ज्यादा मिलिट्री स्पेंडिंग कौन कर रहा है? यूएस कर रहा है अपनी जो है। इवन अगर हम 12 पावर देखो, फर्स्ट सुपर पावर तो यूएस है, बट उसके बाद आगे के 12 सुपर पावर्स को भी जोड़ देना तब भी उनकी जो है मिलिट्री स्पेंडिंग जितनी यूएस करता है उससे कम ही है। पेंटागन बजट, यहाँ पे पेंटागन क्यों है? क्योंकि जो यूएस का मिलिट्री या डिफेंस डिपार्टमेंट है उसको पेंटागन के नाम से जानते हैं। तो कभी आपसे पूछा जाए कि भाई पेंटागन क्या है, तो यूएस के डिफेंस के डिपार्टमेंट को वो लोग पेंटागन बोलते हैं। ठीक है, तो उसमें भी सबसे ज्यादा पैसा वो लोग रिसर्च एंड डेवलपमेंट में लगाते हैं, सबसे ज्यादा मिलिट्रिकल रिसर्च में लगाते हैं। और आपको मैं एक फैक्ट बताती हूँ कि कोई भी कंट्री अगर रिसर्च में ज्यादा पैसे डालती है तो उसका मतलब ये है कि उनके पास इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी और ज्यादा इंप्रूव ही होगी, क्योंकि वो नई नई रिसर्चेस कर रहे हैं। तो यस, सिर्फ और सिर्फ मिलिट्री स्पेंडिंग पर बेस्ड नहीं है यूएस की, बट अगर हम देखें तो एक बहुत ही बड़ा टेक्नोलॉजिकल गैप है बाकी सारी कंट्रीज की मिलिट्री में और यूएस की मिलिट्री में, जो कि हम इराक इन्वेजन में ऑलरेडी देख चुके थे। दोस्त हु हैव नॉट सीन, काइंडली सी द गल्फ वॉर पे जो मैंने वीडियो बनाई है उसके अंदर वी हैव टॉक्ड अबाउट, राइट। लेकिन ऐसा नहीं है कि हार्ड पावर एकदम जो है अनलिमिटेड चल रही है, इसकी कुछ वीकनेस है। जनरली आप सबने देखा था इराक इन्वेजन, गल्फ वॉर वाला टॉपिक, जिसके अंदर मैंने आपको गल्फ वॉर, सेकेंड गल्फ वॉर एंड इराक इन्वेजन भी करवाया है। इफ यू हैव नॉट सीन द वीडियो प्लीज सी इट, और बाकी मैं प्लेलिस्ट तो डाल दूंगी नीचे, आप देख लीजिएगा। ठीक है, तो ये जो है इराक इन्वेजन था, मैंने आपको बताया था कि कितना फ्यूटाइल अटेम्प्ट निकला, क्योंकि बहुत ज्यादा जो है मिलिट्रीली भी और जो है फाइनेंशियली भी यूएस को भारी पड़ा था इराक का इन्वेजन। मतलब इतना ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हुआ था। वो जो है इराकी पीपल को, ऑल्दो उन्होंने सब कुछ ऑक्यूपाई कर लिया था, उन्होंने जो है सद्दाम हुसैन की गवर्नमेंट भी गिरा दी थी, लेकिन फिर भी वो एक तरीके की इराकी लोगों को जो है एक्चुअली में अपनी तरफ जो है वो नहीं कर पाए थे। तो हमें समझना पड़ेगा, कोई भी इंपीरियल पावर है वो मिलिट्री फोर्सेस का 4 चीज़ों के लिए यूज़ करती है, बहुत इंपॉर्टेंट। फर्स्ट, कॉन्क्यूर करने के लिए, किसी भी चीज़ को पाने के लिए, डिटर करने के लिए, किसी चीज़ को रोकने के लिए, किसी को पनिश करने के लिए, और पोलिस करने के लिए। मतलब अगर आपने एक टेरिटरी को ऑक्यूपाई किया है, ध्यान से समझेंगे, कोई भी इतने बेसिक से नहीं बताएगा, सो आप अपना पूरा टेंशन दें यहाँ पे। तो ये देखिए, ये टेरिटरी है, ऑक्यूपाई कर ली हमने, ऑक्यूपाई तो कर ली, लेकिन उसके अंदर रहने वाले लोगों को कहाँ भगाओगे? उसके अंदर रहने वाले लोगों को आपको पोलिस करना पड़ेगा, मतलब लॉ एंड ऑर्डर में रखना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि इराक में क्या हुआ था, इराक में लोगों ने प्रोटेस्ट स्टार्ट कर दिया था, यूएस ने ऑक्यूपाई किया था, तो वो एक फ्यूटाइल अटेम्प्ट की तरह आया। तो पोलिस करना भी जरूरी है, और इसमें यूएस की कहीं ना कहीं वीकनेस रहती है। अब एक कार्टून पढ़ लेते हैं, यूएस की हेजमनी को दिखा रहा है। ठीक है, इस कार्टून का क्या नाम है अगर आपसे पूछा जाए कार्टून बेस्ड क्वेश्चन में, इस कार्टून का नाम है अंडर द यूएस थंब। और ये जो है, ये एक्चुअली में ये कार्टून जो है वो ये बता रहा है कि हेजमनी का मतलब क्या होता है। यहाँ पे हेजमन कौन है? यहाँ पे यूएस का फ्लैग लगा हुआ है, तो यहाँ पे यूएस हेजमन है। देखिए, यहाँ पर एक पर्सन है जो एक हाथ में जस्टिस लिए खड़ा है और वहीं दूसरी हाथ में थंब से चीजों को जो है वो प्रेस अप कर रहा है, या फिर हम कह सकते हैं कि सुप्रेस कर रहा है चीजों को, है ना। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर उन्होंने पट्टी लगाई हुई है, इज अ ब्लाइंड फोल्डेड वन। तो अब देखिए, व्हाट डज दिस कार्टून से अबाउट द नेचर ऑफ यूएस हेजेमनी। देखिए, यहाँ पे यूएस हेजेमनी की अनेक प्रकार के नेचर्स दिखा रखे हैं। जैसे यहाँ पर जो है हार्ड पावर जो है वो अपनी बड़े से थंब का यूज कर रहे हैं दूसरों को सुप्रेस करने के लिए। वहीं यहाँ पर जस्टिस की बातें हो रही हैं, तो यहाँ पर सॉफ्ट पावर भी दिखा रहे हैं कहीं ना कहीं, और स्ट्रक्चरल पावर्स भी दिखा रहे हैं। तो भाई यस, बट लार्जली जो है यहाँ पर क्या दिखाया जा रहा है? हार्ड पावर। विच पार्ट ऑफ द वर्ल्ड इज द कार्टून इज टॉकिंग अबाउट? विच पार्ट ऑफ द वर्ल्ड? यूनिपोलर वर्ल्ड। और उसमें कौन सा पार्ट? यूएस का पार्ट। ठीक है, तो ये देखिए कितना कॉन्ट्रडिक्टरी है कि एक तरफ तो आप मिलिट्री पावर दिखा रहे हैं, हार्ड पावर,
और एक तरफ सॉफ्ट पावर को, यानी कि इन द नेम ऑफ जस्टिस यू आर डूइंग ऑल दीज थिंग्स, राइट। इवन इसका एग्जाम्पल जो है 9/11 का अटैक, या फिर इराकी इन्वेशन जो मैंने बताया कि इन द नेम ऑफ जस्टिस की वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन यूज नहीं करने, उन्होंने क्या किया था, ठीक है, उन्होंने इन्वेड किया था। उसके बाद यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर भी आपको एक कार्टून दे रखा है, यूएस कमांड स्ट्रक्चर। जनरली जितनी भी आर्म्ड फोर्सेज हैं वो अपनी कंट्री में, एक कंट्री में जो है वो बहुत सारे कमांड्स बनाती है। जैसे हमारी ये आर्मी है तो उसके बहुत सारे कमांड्स हैं, नॉर्दर्न कमांड, सदर्न कमांड, नॉर्थ वेस्टर्न कमांड, या जो भी है, राइट। सिमिलरली यूएस इतना ज़्यादा पावरफुल है कि उसने पूरे वर्ल्ड में अपने कमांड्स बना रखे हैं, जैसे यूएस नॉर्थ कमांड, यूएस साउथ कमांड। तो ये एक्चुअली में मिलिट्री की जो पावर है, जो हार्ड पावर है और कितनी ज़्यादा पावरफुल स्ट्रेंथिंग है, ये उसको दिखा रहा है। उसके बाद आ जाता है हेजेमनी एज अ स्ट्रक्चरल पावर। अब स्ट्रक्चरल पावर से हमारा मतलब क्या है? स्ट्रक्चरल पावर से हमारा मतलब है एबिलिटी टू शेप द ग्लोबल स्ट्रक्चर्स। एक हेजेमन के पास कितनी एबिलिटी है, कि वो कितनी पावर है कि वो ग्लोबल स्ट्रक्चर्स को शेप कर सकता है या नहीं। स्पेशली जब हम ग्लोबल स्ट्रक्चर या स्ट्रक्चरल पावर की बात करें तो हम वर्ल्ड इकोनॉमी में उसकी पावर देख रहे हैं कि इकोनॉमिक टर्म्स में उसकी पावर कितनी है। यहाँ पर हम मिलिट्रिकल टर्म्स में नहीं देख रहे हैं, इकोनॉमिक टर्म्स में देख रहे हैं। अब यूएस यहाँ पर कैसे एक हेजेमनी है, तो ये देखिए, बट पहले देखिए एक और बात है कि किसी भी ओपन वर्ल्ड इकोनॉमी में एक हेजेमन या एक डोमिनेंट पावर, एक लीडर की जरूरत पड़ती है जो इसके क्रिएशन और एग्जिस्टेंस को सपोर्ट कर पाए, और उस हेजेमन के अंदर ये एबिलिटी होनी चाहिए कि वो लोगों के लिए नॉर्म्स को एस्टेब्लिश कर पाए, यानी कि वो कुछ रूल्स जो है वो एस्टेब्लिश कर पाए और उसके रूल्स लोग माने भी। एक लीडर है तो लीडर होने के नाते उसको कंट्रोल करना आना चाहिए, जो है इन को ग्लोबल स्ट्रक्चर्स को सस्टेन करना चाहिए। कभी कभी यस वो हेजमनी जो है वो अपना एडवांटेज के लिए काम करेगी और कभी कभी रिलेटिव डिटरमेंट के लिए यूज करेगी। रिलेटिव डिटरमेंट मीन्स कि उसके जो कॉम्पिटिटर्स हैं, जो बाकी कंट्रीज हैं, क्योंकि उन्होंने ओपन वर्ल्ड इकोनॉमी बनाई है, वो जो है इस ओपन वर्ल्ड इकोनॉमी का फायदा उठाकर प्रॉफिटेबल ना बन जाए, तो इसीलिए वो ये इंश्योर करता है कि कॉम्पिटिटर्स अगर इसका एडवांटेज ले रहे हैं तो दे हैव टू पे फॉर मेंटेनिंग इट्स ओपननेस, राइट। अब देखिए हेजमनी जो है इस सेंस में जो है हम देख सकते हैं कि इन प्रोवाइडिंग द पब्लिक गुड्स, तो कौन सी ऐसी कंट्री है जो कि पब्लिक गुड्स को ज़्यादा प्रोवाइड कर रही है, यहाँ पर उसकी हेजमनी और या स्ट्रक्चरल पावर देखने को मिलेगी। पब्लिक गुड्स ऐसे गुड्स होते हैं जो कि आप इस्तेमाल कर सकते हैं और बिना किसी और के जो है प्लेट से खाए, यानी कि आप समझिए इसको ऐसे ले लीजिए कि प्लेट में आपके खाना पड़ा है और आपने अपना खाना खाया, लेकिन आपके खाने से किसी और के खाने पर कोई जो है रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगी। बाय पब्लिक गुड्स वी मीन दोज गुड्स दैट कैन बी कंज्यूम्ड बाय वन पर्सन विदाउट रिड्यूसिंग द अमाउंट ऑफ गुड्स अवेलेबल टू दी अनदर पर्सन। ठीक है, आप अपना काम कर रहे हैं, वही दूसरे को भी अपना काम जो है करने दे रहे हैं। जैसे फ्रेश एयर है, जो रोड्स हैं, ये सारे एग्जाम्पल हैं कि आप भी यूज़ कर रहे हैं, वही दूसरा भी उतनी ही अमाउंट में यूज़ कर सकता है। ठीक है, दूसरा इसका एग्जाम्पल हो जाता है सी लेन्स ऑफ कम्युनिकेशन। अब सब जानते हैं कि आजकल सी लेन्स से पूरा जो वर्ल्ड ट्रेड है, बहुत सारा लार्ज अमाउंट ऑफ वर्ल्ड ट्रेड जो है वो इन सी लेन्स से पे डिपेंडेंट होता है। तो ऑब्वियसली एक फ्री ट्रेड हो ओपन वर्ल्ड इकोनॉमी में, फ्रीली नेविगेट कर पाए, ये चीज़ भी एक पब्लिक गुड है। तो कितना रोल जो है वो यूएस प्ले करता है, और जो है हेजमन के पास इतनी पावर होनी चाहिए कि वो लॉ सी लॉज को बनाकर ये इंश्योर कर पाए कि फ्रीडम जो है सभी को रहे नेविगेशन की, राइट। सभी लोग जो है उन सी के लेन से करे, कोई एक जो है वो ना करे, राइट। पब्लिक गुड, आर यू अंडरस्टैंडिंग। तो आफ्टर वर्ल्ड वॉर तक क्या था कि ब्रिटिशर्स जो थे, ब्रिटेन जो था, उस पर अंग्रेजों का राज चलता था, तो नेवल पावर वो थी। लेकिन आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर यूएस नेवी जो है बहुत एक्टिव रोल प्ले कर रही है इन जो है इंश्योरिंग की लॉ ऑफ सी, फ्रीडम ऑफ नेविगेशन हो। नेक्स्ट एग्जांपल हम पब्लिक गुड का ले सकते हैं इंटरनेट। इंटरनेट हम सब जानते हैं आज की दुनिया में सारी इंफॉर्मेशन हम लोगों को कहाँ से मिल रही है, इंटरनेट से मिल रही है। बट आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट बताती हूँ कि इंटरनेट एक्चुअली में जो इस काम के लिए आज हम यूज करते हैं ना, उस काम के लिए यूज नहीं होता था। पहले जो है इंटरनेट वॉज बीइंग यूज्ड मिलिट्री पर्पज। एक्चुअली में यूएस की मिलिट्री, मैंने जैसा बताया कि यूएस की मिलिट्री बहुत ज़्यादा जो है खर्च करती है अपनी रिसर्च पे। तो उसी रिसर्च में 1950 में इंटरनेट जो है वो एस्टेब्लिश हुआ फर्स्ट टाइम, एंड इट वाज फॉर द मिलिट्री पर्पसेस। बट इट बिकॉज आज हम लोग जो है उसको
अलग पर्पसेस के लिए यूज़ कर रहे हैं। सारे कम लोगों को ये बात पता होगी। सो आपको अच्छा लगा होगा आई गेस। एंड अगर हम इकोनॉमिकली देखें तो 24% ऑफ वर्ल्ड इकोनॉमी में शेयर यूएस का है। 14% जो है वर्ल्ड ट्रेड यूएस करता है। अगर हम यूरोपियन यूनियन के ट्रेड को एक साथ गिने तो कोई भी सिंगल सेक्टर नहीं इकोनॉमी का जहाँ पर टॉप 3 लिस्ट में यूएस ना रहेगा, राइट। सो ऑब्वियसली ये जो इकोनॉमिक डोमिनेंस है यूएस की वो उसे स्ट्रक्चरल पावर दे रही है बहुत सारे वेज में। जैसे कि अब मैं कुछ वेज बताती हूँ। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद एक्चुअली में ब्रिटेन वुड सिस्टम जो कि यूएस ने सेटअप किया था वो आज भी वर्ल्ड इकोनॉमी का बेसिक स्ट्रक्चर माना जाता है एंड वो यूएसए का दिया हुआ है। वही वर्ल्ड बैंक, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इन इंस्टीट्यूशंस का नाम तो आपने सुना ही होगा। ये वही इंस्टीट्यूशंस हैं जो यूएस के इंस्टीट्यूशंस हैं। तो यहाँ से भी जो है यूएस की हेजेमोनिक पावर का पता लगता है। वहीं इसके बाद अगर हम बात करें एमबीए की डिग्री की तो ये बहुत इंटरेस्टिंग है। आप सबने एमबीए डिग्री का नाम सुना होगा विच इज़ अ मास्टर ऑफ द बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। सो ये जो एमबीए डिग्री है एक्चुअली में एमबीए या बिजनेस एक स्किल भी हो सकता है, एक प्रोफेशन की तरह लिया जा सकता है। ये एक स्किल है, इसको बच्चों को कॉलेजेस में पढ़ाया जा सकता है। ये सबसे पहले जो है यूएसए ने बताया था। सबसे पहला स्कूल एमबीए का खुला था वॉर्टन स्कूल विच वॉज इन 1881 एंड सबसे पहले कोर्सेज इनिशिएट हुए 1900 में। जो फर्स्ट एमबीए कोर्स था आउटसाइड यूएस वो हमें 1950 में देखने को मिला था। और आज पूरे वर्ल्ड में ऐसी कोई भी जगह नहीं है जहाँ पर एमबीए को एक प्रेस्टिजियस डिग्री की ना माना जाता हो। तो ऑब्वियसली यही बात है कि आज भी यूएस की जो है स्ट्रक्चरल पावर मेंटेन्ड है और आज भी एमबीए जो है वो काम कर रहा है। आज भी ब्रिटेन वुड सिस्टम काम कर रहा है जो कि यूएस की एक तरीके से जो है स्ट्रक्चरल पावर को दिखाता है। यहाँ पर आपको एक ही आपकी बुक में ग्राफ टाइप दिया हुआ था। बिकॉज ऑफ द न्यू पैटर्न आपको ग्राफ्स एंड स्पेशली जो है वो स्पेशली आप लोगों को डीआई बेस्ड क्वेश्चंस आ सकते हैं, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट दैट। ये मिलिट्री बैलेंस है, ये इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्ट्रेटेजिक स्टडीज़ लंदन में इनिशिएट किया गया है। जो है यूएस और अदर कंट्रीज कितना स्पेंड करती हैं अपनी मिलिट्री पर, यहाँ पर वो दिखाया गया है। तो आप देखिए मोर देन 12 पावर्स कंबाइंड। टॉप 15 जो है डिफेंस बजट हैं उसमें से यूएस का 602 है। उसके बाद के नेक्स्ट 12 देख लीजिए, चाइना, यूके, फ्रांस, रशिया, इन सभी का अगर आप प्लस करेंगे ना तो उससे भी ज़्यादा यूएस का आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलता है, द मिलिट्री पावर ऑफ द यूएस। तो कोई भी ऐसा पावर नहीं है जो एक्चुअली में यूएस को बैलेंस कर पाए। ये डॉलर वर्ल्ड है। डॉलर वर्ल्ड, फर्स्ट ऑफ ऑल डॉलर वर्ल्ड रेफर्स टू द यूनिपोलर वर्ल्ड ऑफ द यूएस। सबसे पहला क्वेश्चन ये आएगा। तो इसका डॉलर वर्ल्ड का मतलब क्या है, यूनिपोलर वर्ल्ड ऑफ द यूएसए। अब ये यूनिपोलर वर्ल्ड में डॉलर क्यों चूज किया गया, बिकॉज डॉलर इज द करेंसी ऑफ यूएस। और आप ये बात हमेशा याद रखिए, मेनी ऑफ यू वुड बी इकोनॉमिक स्टूडेंट बट दोज हु आर नॉट, देखिए जिस भी कंट्री की करेंसी सबसे ज़्यादा हाईली वैल्यूड है मतलब उसकी इकोनॉमिक पावर बहुत ज़्यादा है। और आज आप देखिए डॉलर जो है मोस्ट ऑफ द कंट्रीज दे आर एक्सेप्टिंग द डॉलर्स, मोस्ट ऑफ द कंट्रीज हैव द डॉलर्स एज देयर करेंसी। सो ये क्या है, ये स्ट्रक्चरल पावर है यूएसए की, ये इन्फ्लुएंस है, इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस है यूएस का। चलिए अब आ जाइए हेजेमनी एज अ सॉफ्ट पावर। तो अभी तक हमने हार्ड पावर, स्ट्रक्चरल पावर तो देख लिया, अब हम सॉफ्ट पावर की बात करेंगे। तो जब मैं सॉफ्ट पावर की बात कर रही हूँ मेरा मतलब है एबिलिटी टू परसुएड रेदर देन कोर्स। कोर्स मतलब कि जबरदस्ती नहीं करनी बल्कि परसुएशन, यानी कि किसी भी इंसान को आप जो है कन्विंस कर रहे हैं कि आप मेरे साथ आइए बिना किसी वॉयलेंट मेथड को यूज़ किए। और ये सबसे ज़्यादा पावरफुल होता है। ज़बरदस्ती से लॉन्ग टर्म में नहीं चल सकता, लेकिन जब वो खुद कन्विंस होकर आपके पास आएगा तो वो लॉन्ग टर्म चलेगा। एंड इसीलिए सबसे ज़्यादा अगर कुछ काम किया है यूएस में हेजेमनी में, दैट इज़ अ सॉफ्ट पावर, ठीक है। बेसिकली ये जो है ये क्लास एसिडेंसी को दिखाती है इन फॉलोइंग फील्ड। जैसे कि मैंने आपको बताया था जो स्ट्रक्चरल पावर थी वो तो सिर्फ और सिर्फ जो है मिलिट्री फील्ड, स्ट्रक्चरल पावर जो है वो इकोनॉमिक फील्ड में थी और हार्ड पावर जो है मिलिट्री फील्ड में थी। ये सोशल, पॉलिटिकल एंड आइडियोलॉजिकल स्फीयर्स में, स्पेशली कल्चर की जब हम बात करते हैं ना तब हम सॉफ्ट पावर कहते हैं, जैसे खाना, फूड, क्लोथिंग एंड एवरीथिंग।
ठीक है। अगर इस उसको हम लोग बोलते हैं सॉफ्ट पावर। जैसे क्रिकेट हो गया, दैट इज़ अ कल्चरल थिंग। अगर हम क्रिकेट के थ्रू दो कंट्रीज, अगर इंडिया पाकिस्तान में फ्रेंडलीनेस आ रही है तो ये हमारी सॉफ्ट पावर है, ठीक है। एक्चुअली में पहला इसका क्या होता है कि इसका जो बेसिक आइडिया वो ये कहता है कि जो भी डोमिनेंट कंट्री है, ठीक है, वो और सारी कंट्रीज को इन्फ्लुएंस करती है इन अ वे दैट वो उसकी राइज में मदद करें, ठीक है। जैसे आज यूएस है तो यूएस क्या कर रहा है, वो बाकी सारी डेवलपिंग कंट्रीज, लेसर वीकर कंट्रीज, इवन बहुत स्ट्रॉन्गर कंट्रीज को भी क्या कर रहा है, इन्फ्लुएंस कर रहा है अपने कल्चर के थ्रू, कोएशन से नहीं, कल्चर के थ्रू। एंड वो उसी की राइज में मदद कर रही है क्योंकि उसी का ट्रेड बढ़ रहा है, उसी की पावर बढ़ रही है, उसी की को एडवांटेज मिल रहा है। समझ में आया? यहाँ पे देखिए कंसेंट इन अदर वर्ड्स जो है वो ज़्यादा पावरफुल होता है कोवर्जन से, जो मैंने यही कहा, ठीक है। कल्चरल प्रेजेंस जो है ये बहुत बिगेस्ट फैक्टर रहता है सॉफ्ट पावर में। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, जितने भी हमारे आइडियाज़ हैं गुड लाइफ या पर्सनल सक्सेस के, वो कहीं ना कहीं अमेरिकन लाइफ से सिचुएटेड है। आप सब चाहते हैं कि आप जो है अच्छा कमाकर लग्जरी कार लीजिए, आप जो है महंगे महंगे कपड़े पहनेंगे, है ना, H&M के और महंगी महंगी ब्रांड्स के, नाइकी, प्यूमा के। तो ये आपका व्यू है ऑफ गुड लाइफ। अमेरिकन कल्चर वो हाईली सेडक्टिव है और मोस्ट पावरफुल कल्चर है अर्थ में, क्योंकि उसके कल्चर को बहुत ही तेज़ी से बाकी सारी कंट्रीज जो है वो अपना रही हैं, चाहे वो उसका हॉलीवुड हो, चाहे वो एनीथिंग। सॉफ्ट पावर में, कल्चर में आप किसी भी चीज़ का इन्फ्लुएंस, हॉलीवुड मूवीज़ का इन्फ्लुएंस बढ़ रहा है, या फिर वेस्टर्न टाइप ऑफ क्लोथ्स, जीन्स, टी शर्ट, ब्रांड्स, आईफोन, राइट। तो ये सारी जो चीज़ें हैं, कोई भी कल्चरली आप एग्जाम्पल दे सकते हैं, यू आर नॉट जस्ट कन्फाइंड टू बुक। वो सब क्या है, ये सब सॉफ्ट पावर है, ये सब यूएस का इन्फ्लुएंस है जो कि सॉफ्ट पावर के फॉर्म में। जैसे कि जो है बहुत सारे लोग अपनी मंथ की सैलरीज बचाकर या फिर स्पेंड कर देते हैं बहुत ही महंगी एक ब्लू जीन्स के लिए, राइट। एंड जब यूएसएसआर था तो यूएसएसआर से इंडिपेंडेंस पाने के लिए लोग जो है एक्चुअली में जब वो ब्लू जीन्स पहनते थे तो उन्हें लगता था कि अब वो लिबरेट हो गए हैं, ये सिंबल बन गया था लिबरेशन का। तो इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस होता है सॉफ्ट पावर में। जैसे आपने देखा होगा मैकडोनलाइजेशन ऑफ द वर्ल्ड, आप सबने बर्गर एंड पिज़्ज़ा, मैकडोनल्ड के खाने के बहुत शौकीन है, तो इसको भी हम सॉफ्ट पावर के एग्जाम्पल में ले सकते हैं। जो पिज़्ज़ा है, जो बर्गर है, पिज़्ज़ा, आई मीन सॉरी इट्स पिज़्ज़ा, सो पिज़्ज़ा जो है एंड बर्गर है, वो सब क्या है, कल्चरल इन्फ्लुएंस है, सॉफ्ट पावर है, राइट। तो ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर एक्चुअली में क्या था ना कि मिलिट्रली तो जो है यूएसएसआर बहुत ही अच्छे से टक्कर दे रहा था, हम सब ने पढ़ा भी है डिसइंटीग्रेशन के फील्ड में। इट वॉज इन द स्ट्रक्चरल पावर एंड सॉफ्ट पावर जो यूएस बाजी जीता है, क्योंकि स्ट्रक्चरल पावर में भी क्या था, स्ट्रक्चरल पावर में भी मान लीजिए कि हाँ ठीक है, उन्होंने सेंट्रलाइज्ड इकोनॉमी से हटकर एक इकोनॉमी अल्टरनेटिव दे दिया था यूएसएसआर ने, लेकिन सॉफ्ट पावर जो है अल्टीमेटली उसने जनरेशनल डिवाइड खड़ा कर दिया था। एंड अल्टीमेटली जो एक विनिंग फैक्टर था यूएसएसआर के जीतने का, दैट वाज दी सॉफ्ट पावर ओनली। अब यहाँ पर देखिए ये सारे इमेजेस किसके हैं, सबसे पहले तो ये जकार्ता इंडोनेशिया के हैं। यहाँ पर देखिए यूएस हेजेमनी के एलिमेंट्स को फाइंड कीजिए, तो यहाँ पर हर जगह पे हमें सॉफ्ट पावर देखने को मिल रही है। कौन सी पावर, सॉफ्ट पावर, किसकी, यूएस की। कहाँ पर, जकार्ता इंडोनेशिया। जकार्ता इज द कैपिटल ऑफ इंडोनेशिया। यहाँ पर देखिए लोग बैटमैन के कपड़े पहनकर घूम रहे हैं। सो ये क्या दिखाता है, बैटमैन जो है एक्चुअली में कहाँ से आया था, हॉलीवुड सीरीज है, ठीक है, हॉलीवुड मूवी है, तो इसका कल्चरल इन्फ्लुएंस आया है। पेप्सी जो आज हम पीते हैं दैट इज ऑल्सो ऑफ यूएस। फिर ये क्या है, कल्चरल इन्फ्लुएंस है। कैलिफोर्निया फ्राइड चिकन, ये सब क्या है, ये सब भी यूएस का कल्चरल इन्फ्लुएंस है, चाहे वो फूड में हो चाहे वो क्लोथिंग में हो। अब देखिए ऐसा नहीं है कि जो अमेरिका की यूएस की हेजेमनी है वो एब्सोल्युटली एकदम चली जा रही है, इसको कोई मतलब रिस्ट्रिक्शन है ही नहीं, इसके ऊपर इसका कोई तोड़ ही नहीं है, या फिर ये जो है अनरिस्ट्रिक्टेड अनलिमिटेड ही है, नहीं, इस पर भी कुछ कॉन्स्ट्रेंट्स है। कॉन्स्ट्रेंट्स मतलब कुछ रिस्ट्रिक्शंस है, इसकी भी कुछ वीकनेसेस आप मान लीजिए, या इसके भी कुछ ड्रॉबैक्स हैं, ठीक है। सबसे पहला हो जाता है इंस्टीट्यूशनल आर्किटेक्चर ऑफ इंडिया, इंस्टीट्यूशनल आर्किटेक्चर ऑफ अमेरिका। इसके अंदर एक्चुअली में क्या है कि जो इंस्टीट्यूशनल आर्किटेक्चर है अमेरिका का, वो उसे अलाउ नहीं करता कि वो अनरिस्ट्रिक्टेड एकदम जो मन चाहे वे में वर्क कर पाए, क्योंकि इंडिया की तरह ही अमेरिका में भी पावर्स जो है वो एक जगह पे नहीं रहती हैं, बल्कि एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर एंड जुडिशरी इन 3 ऑर्गन्स से डिवाइड होती है। इसलिए एग्जीक्यूटिव ब्रांच जो है अपनी मन मर्जी से मिलिट्री पावर को हर जगह यूज नहीं कर सकता, इट इज आंसरेबल टू द जुडिशरी। तो उसकी वजह से एक रिस्ट्रिक्शन जो है उस पर खुद के अंदर है। एक आपने कहावत सुनी होगी कि जितने भी बिग एम्पायर्स हैं दे डू नॉट ब्रेक बिकॉज कोई आउटसाइड पावर ने उनको डिफीट किया, बट वो तब गिरने लग जाती हैं जब दे डीके फ्रॉम विद इन, जब वो अंदर से सड़ जाती हैं। तो एक्चुअली में अमेरिका की मोस्ट ऑफ द रिस्ट्रिक्शंस अमेरिका खुद है,
तो दूसरा है कि डोमेस्टिक पॉलिटिकल कल्चर ऑफ अमेरिका। तो आप देखिए पॉलिटिकल कल्चर जब आप किसी भी अमेरिका जैसी कंट्री का देखेंगे ना, तो वो हाईली ओपन कल्चर देते हैं। वो बहुत सारे सिटीजन्स को राइट देते हैं, सिटीजन्स को बहुत जगह इंपॉर्टेंस दी जाती है, उनके पब्लिक व्यू को भी इंपॉर्टेंस दी जाती है, एंड पब्लिक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है कुछ भी डिसीजन अमेरिका ले तो, राइट। जैसे आपने देखा था जॉर्ज फ्लॉयड को जो ब्लैक लाइव्स मैटर चला था, उसके अंदर सिटीजन्स ने कितना एक्टिव रोल प्ले किया था। वहीं इवन जो उनकी कंट्री किसी और कंट्री के साथ भी अगर कुछ मिलिट्री पावर को यूज़ कर रही हैं, तो भी उनके सिटीजन्स जो हैं इतने अवेयर हैं और बहुत ही पार्टिसिपेटरी जो है ओपन कल्चर है कि जो मीडियाज़ हैं वो ओपनली जो है सपोर्ट करती हैं या फिर इम्पोज करती है जो भी डोमेस्टिक ओपिनियन है। तो इवन इफ जो है अमेरिका जो चाहे इसीलिए भी नहीं कर सकता बिकॉज ऑफ द वेरी फैक्ट दैट कि उनका कल्चर जो है डोमेस्टिक कल्चर वो काफ़ी ओपन है। उनके खुद के पब्लिक सपोर्ट, अगर उन्होंने कुछ गलत किया, और ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज में आपकी बुक में दे रखा है, मैं आपको बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में बता रही हूँ कि अगर पब्लिक सपोर्ट हट गई तो ऑब्वियसली अमेरिका की गवर्नमेंट गिर जाएगी। तो दे न्यू इट। तो यस, मान लीजिए अगर जो है उन्होंने कोई भी किसी भी और कंट्री को बुली कर रहे हैं, तो उनके सिटीजन्स जो हैं दे विल बी स्टैंडिंग आउट फॉर दी अदर कंट्री, एंड देन यूएस को जो है बो डाउन करना ही पड़ेगा। थर्ड हो जाता है नाटो प्रेशर। अब ये नाटो प्रेशर क्या है देखिए, सबसे पहले समझिए कोल्ड वॉर हम सबने पढ़ा है, दो टाइप की थी, एक यूएस सेट था, एक यूएसएसआर। तो इन दोनों ने अपनी अपनी एक जो है ऑर्गेनाइजेशन मान लीजिए एक अपनी अलायंस बना ली थी। एक था नाटो विच इज़ नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, और यूएसएसआर ने वॉर्सो बनाई थी। तो वॉर्सो तो चली गई बिकॉज यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट हो गया, लेकिन नाटो जो है वो यहीं रह गई। तो जो है अगर अमेरिका कुछ भी गलत करेगा तो नाटो जो है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, इसके अंदर जो है सारी कंट्रीज वैसी हैं जो कि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी को फॉलो करती हैं, और सभी कंट्रीज जो है वो डेमोक्रेटिक है। तो ऑब्वियसली वो जो है एक प्रेशर डाल सकती है, प्रेशराइज कर सकती है नाटो जो है यूएस को, अगर वो कहीं भी आउट ऑफ द लिमिट्स जाए तो, बिकॉज द यूएस नीड्स द सपोर्ट ऑफ लाइक माइंडेड कंट्रीज। ठीक है, आप यहाँ पर देखिए ये दो फोटोग्राफ्स हैं। ये जो है इराक वॉर हुआ था ना, अफगानिस्तान ने इराक इन्वेजन किया था अमेरिका ने, सेकेंड गल्फ वॉर, काइंडली सी द वीडियो, बाद में मैं यही बोल रही हूँ। तो ये उसके इंटरेस्ट में है। ये अमेरिकन फ्रेंच सर्विस कमेटी ने ऑर्गेनाइज किया था नेशनल कन्वेंशन ऑफ द डेमोक्रेटिक पार्टी 2004 में, तो ये उसका है। ठीक है, यहाँ पर दिखाया जा रहा है कि these 907 pairs of boots represent the US soldiers which are killed in the Iraq war, and these 1000 pairs of shoes represent a small fraction of the estimated 15,000 जो है Iraqis killed in the war। तो यहाँ पे ये दिखाया जा रहा है कि यूएस के इतने मरे हैं, लेकिन इराक के कितने सारे सिविलियंस मर गए। तो यहाँ पर उनकी खुद के लोग यूएस को प्रोटेस्ट कर रहे हैं फॉर डूइंग रॉन्ग विद अनदर कंट्री दैट इज इराक। तो आप समझ रहे हैं कितना ओपन पॉलिटिकल कल्चर है, डोमेस्टिक कल्चर है वहाँ का। यही चीज़ की मैं बात कर रही थी कि लोग बहुत ज़्यादा अवेयर हैं, एंड जो है इफ़ US will do any wrong, they are there to correct him. Okay, now how can the hegemony be overcome? तो अब हेजमनी कैसे ओवरकम होगी, उससे पहले क्वेश्चन आता है कि क्या हेजमनी कभी भी ओवरकम हो पाएगी। ठीक है, तो बहुत ही मुश्किल है। आंसर है कि अगर हम शॉर्ट टर्म में बोले, मतलब कि अगर कुछ समय की बात करें, तो अभी जो है यूएस की हेजमनी को हटाना पॉसिबल नहीं है। लॉन्ग टर्म में डेफिनेटली यस, क्योंकि कुछ नई पावर्स डेफिनेटली इमर्ज होंगी, और यूएस की पावर धीरे धीरे रैपिडली डिक्लाइन भी हो रही हैं। सॉरी, रैपिडली तो नहीं बट ग्रेजुअली जो है वो डिक्लाइन हो रही हैं। एंड सो डेफिनेटली बिकॉज कोई भी गवर्नमेंट जो है नहीं है वर्ल्ड लेवल पे, अगर हम वर्ल्ड कम्युनिटी की बात करें तो कोई भी गवर्नमेंट नहीं है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि अभी के लिए जो है यूएस की हेजमनी, अभी हम लोग जो है उसको ज़्यादा से ज़्यादा उसको लिमिट कर सकते हैं, लेकिन अभी जो है पूरा एलिमिनेट नहीं कर सकते हैं। कुछ रूल्स नॉर्म्स डेफिनेटली बनाए गए हैं जिन्हें लॉज ऑफ वॉर कहते हैं, लेकिन वो भी सिर्फ रिस्ट्रिक्ट करते हैं, पूरी तरीके से वॉर को प्रोहिबिट नहीं करते हैं, क्योंकि अभी की डेट में कोई सिंगल पावर नहीं है जो एकदम यूएस की मिलिट्री को चैलेंज कर पाए। इवन अगर बड़ी बड़ी कंट्रीज जैसे चाइना हो गया, इंडिया हो गया, रशिया हो गया, वो फिर भी यूएस हेजमनी को चैलेंज कर सकते हैं। बट वही है कि इन तीनों के बीच में आपस में भी जो है इंटरनली यूनिटी की प्रॉब्लम रहती है। अभी देख रहे हो, आप देख ही रहे हैं कि चाइना इंडिया के थोड़े से बॉर्डर कन्फ्लिक्ट्स, बॉर्डर टेंशंस बनी हुई हैं। सो इस वजह से जो है अभी के लिए फॉर द टाइम बीइंग इट इज़ नॉट वेरी मच इन पॉसिबिलिटी की हेजमनी को ओवरकम किया जाए। लेकिन क्या मेथड्स हैं, ये जो वेज है, एक्चुअली 3 वेज हैं, ये डिफरेंट जो है व्यूज़ हैं ऑफ द पॉलिटिकल साइंटिस्ट। तो सबसे पहले है बैंडवैगन स्ट्रेटजी। बैंडवैगन स्ट्रेटजीज में क्या होता है कि कुछ भी
जो है, जो भी हेजमनी होती है, एक्चुअली में हमें उसकी हेजमेनिक पोजीशन का एडवांटेज लेना चाहिए। हमें कंट्री को आगे बढ़ाने के लिए, इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए क्या चाहिए कि हमारी कंट्री में ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेड हो, टेक्नोलॉजी का ट्रांसफर हो और इन्वेस्टमेंट हो। ये सब चीज़ें हम कैसे कर सकते हैं? जब हम हेजमनी के साथ मिलकर उसके दोस्त बनकर काम करेंगे, रेदर देन हेजमनी को अपोज करेंगे। ठीक है, तो हेजमनी के साथ रहकर उन एडवांटेजेस और उन अपॉर्चुनिटीज का फायदा लेना चाहिए, ये कई लोगों का मानना है। और इस स्ट्रैटेजी को हम लोग बोलते हैं बैंडवैगन स्ट्रैटेजी। उसके बाद दूसरी स्ट्रैटेजी आती है हाइड। इसमें क्या होता है कि कंप्लीटली जो है आपको दूर रहना है फ्रॉम दी हेजमनिक पावर और उसकी सारे इन्फ्लुएंसेस से दूर रहना है, और जो है कहीं ना कहीं आपको बस अपनी कंट्री की कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल पावर को बढ़ाना है और उस हेजमनी से दूर रहना है। जैसे चाइना, रशिया, यूरोपियन यूनियन, दे वर ट्राइंग कि वो जो है इस तरीके की हाइडिंग मेथड को यूज कर पाए, बट अगेन ये जो हाइडिंग मेथड है इसके ओन सेट ऑफ वीकनेस है। इट वुड नॉट बी वाइबल कि आप किसी भी एमर्जिंग पावर से एक लेंथ ऑफ टाइम के लिए इतनी बड़ी बड़ी एग्रीमेशन, यूरोपियन यूनियन वगैरह जो है वो, बिकॉज कहीं ना कहीं अगेन इन्फ्लुएंस या फिर उनके खुद के डेवलपमेंट के लिए उन्हें कहीं ना कहीं इंटरेक्ट करना ही पड़ेगा। तो ये जो है हाइडिंग वाला उतना ज़्यादा वाइबल नहीं रहता है। थर्ड मेथड जो है, मुझे जो मतलब कि इन तीनों में से बेटर लगा है, इज द थर्ड मेथड, कि ये कहते हैं कि भाई स्टेट एक्टर्स या स्टेट्स जो हैं वो जो है वो पावरफुल नहीं है ना। मैंने बताया कि सारी स्टेट्स इंटरनेशनल पॉलिटिक्स इज कॉल्ड द कंट्री। तो जितनी भी कंट्रीज हैं वो अभी यूएस को कन्फ्रंट नहीं कर सकती हैं, लेकिन ये जो रेसिस्टेंस है अमेरिकन हेजमनी का, वो फ्रॉम नॉन स्टेट एक्टर्स आए। स्टेट एक्टर्स नहीं बल्कि नॉन स्टेट एक्टर्स आए। ठीक है, जैसे कि एनजीओ, सोशल मूवमेंट्स, पब्लिक ओपिनियन, जितने भी आर्टिस्ट, इंटेलेक्चुअल्स, राइटर्स हैं, मीडिया पर्सन्स हैं, ये सब मिलकर जो है रेसिस्ट करें अमेरिकन हेजमनी को, क्योंकि जो पब्लिक है दे आर सुप्रीम, राइट, पीपल आर सुप्रीम। सो डेफिनेटली वो ज़्यादा प्रेशराइज कर पाएगा। इसकी वजह से इसके अंदर जो है आप लोग नेशनल बाउंड्रीज के जो है अक्रॉस लिंक्स बनाइए, इवन नेशनल बाउंड्रीज को ट्रांसेंड करके इवन अमेरिकन के साथ आप अपना लिंक जोड़िए, एंड देन यू क्रिटिसाइज एंड रेसिस्ट द अनहेल्दी पॉलिसीज ऑफ द यूएस। तो एक जो है ये चीज़ अकॉर्डिंग टू थर्ड मेथड ये कह रहे हैं कि लोग यानी कि नॉन स्टेट एक्टर्स प्रेशराइज कर सकते हैं यूएस को इफ इट गोज wrong. How long do you think the US will stay on a superpower stage? If you were to draw this, who would show as waiting in their wings? Who would you show as waiting in the wings, right? So यहाँ पर बेसिकली कार्टून समझते हैं। Your 15 meets are almost up, Sammy. तो देखिए ये चाइना है, ये यूएस से है, ठीक है, और ये सुपर पावर वर्ल्ड स्टेज है। तो यहाँ पर बीच में कौन है सुपर पावर? यूएसए है ना। यूएसए जो है वो सुपर पावर है और ये क्या है? चाइना है। यहाँ पर यूएसए जो है बोल रहा है कि तुम्हारे 15 मिनट हो गए, अब भागो यहाँ से, है ना, यही कह रहा है चाइना को। अब ये क्या दिखा रहा है कि सुपर पावर्स जो है, कोई भी सुपर पावर, ये फैक्ट बता रहा है कि कोई भी सुपर पावर फॉर एवर के लिए नहीं होती है। यहाँ पर जो है यूएस की कैपेबिलिटीज जो है वो धीरे धीरे रिड्यूस हो रही हैं और चाइना की जो कैपेबिलिटीज हैं वो धीरे धीरे आप देख रहे होंगे कि इंक्रीज हो रही है। स्पेशली चाइना का जो इकोनॉमिक राइज अचानक से हुआ था, इससे पूरी कंट्री जो है वो शॉक में रह गई थी। तो अब धीरे धीरे जो है चाइना जो है सुपर पावर बनने की कोशिश में है और इसी पर यूएस जो है वो ऑलरेडी एक सुपर पावर है, वो नहीं चाहता कि कोई और सुपर पावर आए, इसलिए वो इसको यहाँ से हटा रहा है। ठीक है, तो हाउ लॉन्ग डू यू थिंक द यूएस विल स्टे ऑन द सुपर पेज? फिलहाल के लिए तो फॉर सम टाइम बीइंग, बिकॉज बट नॉट फॉर एवर टू बी श्योर, राइट। इफ यू वर टू ड्रॉ दिस, तो आप किसको वेटिंग इन द विंग्स शो करते? ऑब्वियसली वेटिंग इन द विंग्स मे बी आई विल बी शोइंग इंडिया और चाइना, जो भी आपका मन करे उसको आप विंग्स में दिखाइए। ठीक है, इट फॉर द वीडियो, एंड ये आपका यूनिपोलर वर्ल्ड का फुली जो है चैप्टर आपका कंप्लीट होता है। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे। मिलते हैं नए टॉपिक्स में। आई होप इट हैज़ बीन अ वेरी क्लियर टू यू।